देखिए एडवांस टैक्स जैसा मैंने पहले भी बोला था बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है। हम लोग असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, लेकिन यहाँ पर एडवांस टैक्स कहता है कि भैया जब कमाओ तभी टैक्स देते जाओ। इसका मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अर्निंग कर रहे हैं उसी ईयर में आपको टैक्स भी देना है। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 है तो उसका असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब सेम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स आपको जमा कराना है। तो आपको कौन सी इनकम ऑन विच एडवांस टैक्स इज पेबल, सेक्शन 207 क्या कहता है कि एडवांस टैक्स आपको फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर देना है, करंट इनकम पर देना है और सभी इनकम पर देना। कोई भी इनकम ऐसी नहीं है जिन्हें छोड़ दिया गया है। एग्जम्पशन टू सीनियर सिटीजन, if an individual is a senior citizen and is not having income from PGBP, मान लिया बिजनेस नहीं कर रहा तो उसका मतलब रिटायर्ड है, सीनियर सिटीजन है, तो उसे दिक्कत आएगी, तो उसको एडवांस टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर वो खुद बिजनेस कर रहा है फिर उसे क्या दिक्कत है, जब बिजनेस कर रहा है तो भैया वो टैक्स देगा, एडवांस टैक्स। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 208 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि आपको एडवांस टैक्स तभी देना है जब आपका साल भर का जो टैक्स है आफ्टर टीडीएस साल भर का जो टैक्स देना बनता है वो 10,000 या उससे ज्यादा है। तो अगर आपका साल भर का टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस, तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। कंप्यूटेशन कैसे होगी एडवांस टैक्स की? सेक्शन 209 बताता है, फॉर द पर्पस ऑफ एडवांस टैक्स आप करंट ईयर की इनकम का एस्टिमेशन करेंगे। आप क्या करेंगे? एस्टिमेट करेंगे। क्यों? क्योंकि पहली एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट 15 जून को जाएगी। अब 15 जून प्रीवियस ईयर का, तो 2.5 महीने के बाद आपको टैक्स जमा कराना पूरे साल की इनकम पे, तो एस्टिमेट ही करना पड़ेगा ना। तो फिर आप उसमें पूरे साल का भर का टैक्स एस्टिमेट करेंगे और उसमें से टीडीएस लेस करेंगे, बाकी जो अमाउंट होगा उसको एडवांस टैक्स में आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर टीडीएस नहीं है तो नहीं लेस करेंगे, वैसे ही देख लेंगे। अगर पर्सन की एग्रीकल्चर इनकम है तो वो भी टैक्स लाइबिलिटी के लिए कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 5,000 रुपए से ज्यादा की एग्रीकल्चर इनकम होती है और टैक्सेबल इनकम मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है, तो एग्रीकल्चर इनकम को पहले ऐड किया जाता है, फिर उसको बाद में लेस किया जाता है। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और चैप्टर में भी आ गया होगा। तो अब पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स by assessee अंडर ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर 210। मान लिया उसे एडवांस टैक्स नहीं देना है, लेकिन फिर भी अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि एडवांस टैक्स देना चाहिए लेकिन नहीं दिया, तो वो कह सकता है नोटिस देकर कि आप एडवांस टैक्स दीजिए। ठीक है। कैलकुलेशन असेसिंग ऑफिसर अपने हिसाब से, जो भी उसके पास डिटेल्स है उस हिसाब से वो कैलकुलेशन कर सकता है। टैक्स ने एडवांस टैक्स नहीं दिया है, लेकिन पिछले सालों की जो आईटीआर थी, मतलब इन अर्लियर ईयर जो असेसमेंट हुआ है उस हिसाब से इस साल का तो अभी हुआ नहीं असेसमेंट, लेकिन इनकम 21 लाख है। पिछले साल का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट था, मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ये सेक्शन 144 में होता है, ये आपके अभी कोर्स में नहीं है। इसमें क्या आता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा, आप आइए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाइए, आप नहीं आ रहे हैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन कह रहा है आप नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा भैया आ जाओ, नहीं तो हम अपने हिसाब से इनकम निकाल देंगे। आपने जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा भैया इतनी इनकम, तो वो करा था। और 22-23 में स्क्रूटनी असेसमेंट थे। स्क्रूटनी असेसमेंट 143 में होता है। उसके अंदर क्या रहता है कि आपके पास नोटिस आता है कि भैया जो आपने आईटीआर फाइल करी है उसमें जो इनकम निकाली है ना, वो सब हमें बताओ कैसे। तो वो स्क्रूटनी असेसमेंट, तो वो सब हो चुका है पिछले लगातार 2 सालों में। तो भैया बिल्कुल असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो
कहेगा नोटिस देकर के भैया जमा कराओ क्योंकि मामला गड़बड़ है, 2 साल से गड़बड़ हो रही है। अच्छा, आपको सेक्शन 211 बताता है कि इंस्टॉलमेंट कब कब जमा कराना है। तो पहला क्वार्टर एंड होता है 30 जून को, तो उसके 15 दिन पहले 15 जून। दूसरा क्वार्टर एंड होता है 30 सितंबर, उसके 15 दिन पहले 15 सितंबर। तीसरा क्वार्टर होता है 31 दिसंबर, तो 15 दिसंबर। फिर होता है 31 मार्च, तो 15 मार्च। तो हर क्वार्टर एंड मंथ में 15 तारीख को आपको टैक्स जमा कराना। अब कराना कितना है? पहली इंस्टॉलमेंट में आपको टोटल एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी का 15% जमा करा। मान लिया आपको लग रहा है हमारा 20,000 रुपए का टैक्स बैठेगा, तो 20,000 का 15% कितना होता है? 3,000 जमा करा। फिर 15 सितंबर को 5.5 महीने हो गए। अब आपकी एस्टिमेशन आया कि हमें 23,000 रुपए का टैक्स पूरे साल में देना पड़ेगा। एस्टिमेशन है ना, थोड़ा और चेंज हुआ। इसका 45%, कितना? 10,000। इसमें से 3,000 जमा करा चुके हो ना आप पहले? 7,350 जमा कराओगे। अब फिर 15 दिसंबर को 8.5 महीने हो गए हैं, तो फिर और इन्फॉर्मेशन आ गई। तो अब आपको लग रहा है 21,000 रुपए का टैक्स, तो उसका 75%, 15,750। इसमें से 10,350 जमा हो चुके हैं 2 इंस्टॉलमेंट में। कितना हुआ? 5,004। फिर 15 मार्च को लगभग आप एक्यूरेटली बता सकते हो, मान लिया आया 28,000, तो इसमें से 21,000 जमा हो चुके नहीं, कितने जमा हो चुके हैं इसमें से? पहली बार 3,000, दूसरी बार 7,350, तीसरी बार 5,400, 15,750 जमा हो चुके हैं। तो बाकी के 12,250, 12,250 15 मार्च को जमा होंगे। इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो, अब जैसे सैलरी है तो आपको पहले से ही पता है कि भैया मेरी सैलरी इतनी है, रेंट मिलता है आपको पता है इतना है, बिजनेस है आपको पता है लगभग हर महीना थोड़ा अंदाजा। कैपिटल गेन, अब जो कैपिटल गेन है वो आपको तभी पता चलेगा जब होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है एडवांस टैक्स का और उसमें लिखा है कैपिटल गेन है, तो मान लिया लिखा है कैपिटल गेन हुआ 12 दिसंबर को, तो आपको 15 जून और 15 सितंबर की जब इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करोगे ना, तो इसे इग्नोर करना है अपने कैपिटल गेन को, क्योंकि आपको पहले से नहीं पता। और जब 15 दिसंबर वाली इंस्टॉलमेंट निकालेंगे कैपिटल गेन हो चुका है, तब उसे कंसीडर करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसा ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 22, मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस शुरू किया 2014 में। उसकी कैपिटल साल के शुरू में 6 लाख थी। 10 अप्रैल को इसकी वाइफ ने 2 लाख रुपए गिफ्ट में दिए, जो इसने इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में। ठीक है, मिस्टर एक्स ने अर्न किया है प्रॉफिट अपनी प्रोप्राइटरी बिजनेस का 2022-23 में 3 लाख का, और 23-24 में 440 का। ठीक है, 23-24 में ही सोल्ड ए वैकेंट साइट which resulted in chargeable long-term capital gain of 5 lakh. The vacant site was sold on 20 December. तो हमें इनकी टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है और इंस्टॉलमेंट निकालनी। ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो बिजनेस की इनकम निकालनी है कि बिजनेस की इनकम है कितनी, है ना। तो हमें क्या क्वेश्चन के अंदर जो इस साल का प्रॉफिट है वो हमें दिया हुआ है 4,40,000, है ना। करंट ईयर प्रॉफिट 4,40,000।
याद करो क्लबिंग में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई गिफ्ट हुआ है बिजनेस में, तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्रोपोर्शनेटली अमाउंट निकालना पड़ेगा कि भैया कितना पैसा है और कितना गिफ्टेड वाली अमाउंट का है, और वो क्लब हो जाएगा, है ना, दूसरे की इनकम में। तो सेक्शन 64(1) में क्लबिंग प्रोविजन लगेगा। तो हमारा जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है साल के शुरू में, ये है ना 22 कर लीजिए, तो 1/4/22 को 6 लाख रुपए लगे थे, क्योंकि जो सेक्शन है वो ये कहता है साल के शुरू में जो कैपिटल में प्रोपोर्शनेट अमाउंट है उसी रेशो में क्लबिंग होगी। अब अगर ये इस साल के बीच में आया होता फिर क्लबिंग नहीं होती, क्योंकि साल के शुरू में तो पैसा ही नहीं था ना ये। तो 1/4/22 को इसकी कैपिटल थी 6 लाख, प्लस इसकी जो वाइफ से गिफ्ट मिला है ना 2 लाख रुपए का 10 अप्रैल को, उससे कैपिटल बढ़ गई होगी, और जो प्रॉफिट कमाया उससे कैपिटल बढ़ गई होगी। पिछले साल का प्रॉफिट 3 लाख कमाया है ना, तो कैपिटल ऑन 31 मार्च 23, या बोला जाए 1 अप्रैल 23 को कैपिटल कितनी हो गई, 6, 2, 8 और 3, 11 लाख, है ना। अब इस 11 लाख में 2 लाख रुपए वाइफ के गिफ्ट के भी हैं। तो जो इस साल का हमारा प्रॉफिट हुआ है ना, करंट ईयर प्रॉफिट, वो है 4,40,000। तो इसमें प्रपोर्शनेट प्रॉफिट टू बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ वाइफ, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय गिफ्टेड बाय वाइफ, जो भी गिफ्ट करा। तो कितना अमाउंट आया ये, तो 80,000 तो वाइफ की इनकम मानी जाएगी आउट ऑफ 440। तो इनकी इनकम 3,60,000 इनकी इनकम है, मिस्टर एक्स की इनकम, ठीक है। अब इसमें ये लिखा है, ये तो हो गया हमारा इनकम, इनका नॉर्मल बिजनेस इनकम। एक इनका कैपिटल गेन भी हुआ है और लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख रुपए, है ना। तो टोटल 8,60,000 रुपए की इनकी इनकम है, ठीक है। इसमें अगर हम माने कि ये एग्जिट मारा है इन्होंने 115 BAC, तो इनकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर तो कोई टैक्स नहीं है ना। अब उसके बाद इस पे तो 20% है, कितना हुआ 1 लाख, और जो बची हुई है इसमें 1,10,000 की इनकम, उस पे 5%, 5500, 1,05,500 रुपए का इनका टैक्स बैठता है, और 4% का सेस, तो टोटल लाइबिलिटी कितनी बैठती है, 1,09,720, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जो एडवांस टैक्स है उसकी 4 इंस्टॉलमेंट है। पहली इंस्टॉलमेंट कब आएगी, 15 जून, है ना। लेकिन एडवांस टैक्स देना कब होता है, जब 10,000 से ऊपर का टैक्स पेबल हो। तो आज मानो 15 जून है,
आज आपको इनकम का अंदाजा है, पीजीपीपी का अंदाजा है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन आपको कैपिटल गेन का अंदाजा नहीं हो सकता क्योंकि वो आपने बेचा है 20 दिसंबर को। तो आपकी टैक्सेबल इनकम जो होगी 360 होगी, 15 जून को ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं ना। और इस पे जो टैक्स बैठेगा वो कितना बैठेगा, नील। 5 लाख रुपए तो 87A में ही रिबेट मिल जाती है। इसका मतलब एडवांस टैक्स लाइबिलिटी नहीं जनरेट क्रिएट होती, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं दिया होगा आपने। ऐसे ही 15 सितंबर को भी आपने कोई टैक्स नहीं दिया होगा, लेकिन जब आएगी 15 दिसंबर और बेचा है 20 दिसंबर तो कोई नहीं हो। जब आएगी 15 मार्च, अब 15 मार्च को आपका ये हो गया कि भैया एडवांस टैक्स का हिसाब बैठता है, तो इस दिन आपको 100% जमा कराना है 15 मार्च को, तो 100% जमा कराना है। तो यहाँ पर हमारा 100% 1,09,720 रुपए जमा कराना। ठीक है, अगर मान लिया यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह बिजनेस की इनकम ही पूरी मिलाकर 860 आ रही होती, मतलब टैक्स यही बैठ रहा होता, तो हमें पहले से ही पता होता 10,000 से ज्यादा है, तो फिर वो 15%, 45%, 75% और 100% की बात। ठीक है, समझ में आया ये कैसे करना है। अब हम बात करते हैं एडवांस टैक्स पेमेंट बाय असेसी कंप्यूटिंग प्रॉफिट ऑन प्रीएम्प्टिव बेसिस अंडर सेक्शन 44 AD या 44 AD1। तो एलिजिबल असेसी जो पीजीबीपी की इनकम अंडर सेक्शन 44 AD या प्रोफेशन की इनकम 44 AD1 में निकालना चाहते हैं, shall be required to pay advance tax of the whole amount in one installment on or before the 15th of financial 15th मार्च या उससे पहले एक साथ जमा करा। However, any amount paid by way of advance tax on or before 31st March shall be also treated as advance tax। वो भी एडवांस टैक्स माना जाएगा, लेकिन उसमें हम आगे पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्ट पेबल हो जाता है, क्योंकि आपको 15 मार्च तक आपने पेमेंट नहीं करा, 15 से 31 मार्च के बीच में पेमेंट करा, 15 दिन का ब्याज तो लेते नहीं, एक महीने का ही इंटरेस्ट ले ले, तो 15 मार्च तक देना है। इवन दो 31 मार्च तक जो भी देंगे सब एडवांस टैक्स में ही काउंट हो। असेसी डीम टू बी इन डिफॉल्ट, तो अगर असेसी ने एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं दी है ना, तो उसको असेसी इन डिफॉल्ट बोल दिया जाएगा। ठीक है, या तो असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर पर उसने नहीं दिया या खुद ही देना और नहीं दिया, दोनों ही सिचुएशन में असेसी डीम टू बी इन डिफॉल्ट हो जाएगा। क्या होगा एडवांस टैक्स नहीं देने पे, असेसी डिफॉल्ट हो जाएगा, उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेक्शन 234 बी एंड सी में, पेनल्टी देनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 140A3 में, जो कि टैक्स का मैक्सिमम 100% अमाउंट हो सकता है। तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन और पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जो है सेक्शन 234 ABC। ये है इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट और नॉन पेमेंट। तो सेक्शन 234 ABC बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकम टैक्स जो एक्ट है वो अलग अलग टाइप का इंटरेस्ट लगा रहा है, क्योंकि आप या तो इंटरेस्ट कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं। इन दिस पार्ट यू कैन गेन नॉलेज about the provision of 234 ABC dealing with interest levied for delay in filing the return of the income, non-payment or short payment of advance tax,
नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस। देखिए, आपने एडवांस टैक्स नहीं जमा किया तो अलग है इंटरेस्ट। आपने 15% हमने बोला था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, आगे हम पढ़ेंगे उसमें भी 12% तक आप पे इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, दे देंगे। आपने नहीं दिया या 5% ही दिया तो उस पर अलग इंटरेस्ट है। आईटीआर ही फाइल नहीं करी, उस पर अलग इंटरेस्ट है। The manner of computation of interest under Income Tax Act. Before understanding the provision of 234 ABC, it is important to understand the provision of Rule 119A, which give the manner of computation of interest. 119A, while calculating the interest payable by the taxpayer or the interest payable by the central government to the taxpayer under any provision, the following rule shall be followed. जहां पर इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पर देना है, the period for which such interest is to be calculated shall be round off to a whole month or months. For this purpose, any fraction of month shall be ignored and the period so rounding off shall be deemed to be the period in respect of which the interest to be calculated. तो अगर इंटरेस्ट एक साल का निकालना है तो पार्ट ऑफ द मंथ को इग्नोर कर देंगे। जहां पर इंटरेस्ट मंथली निकालना है वहां पर आप फ्रैक्शन ऑफ मंथ को पूरा महीना मानेंगे। ठीक है, तो मंथली इंटरेस्ट है 1%, तो 2.4 मंथ मतलब 3 मंथ होंगे। The amount of tax penalty or any other sum in respect of which interest to be calculated shall be rounding off to the nearest multiple of 100 rupees. तो amount of interest, the amount of tax penalty or other sum जिस पर इंटरेस्ट निकालना है तो उस अमाउंट को नियरेस्ट 100 रुपीज में राउंड ऑफ कर दिया जाए। For the purpose, any fraction of 100 rupees shall be ignored and the amount so rounding off shall be deemed to be the amount in respect of which interest to be calculated. For example, अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है 234(8) में 8489 3 महीना 10 दिन के लिए, तो रूल नंबर 119 ये कहता है कि 3 महीना 10 दिन का मतलब है 4 महीना, अगर हमें मंथली निकालना है ना, और हमें 89 रुपीज को इग्नोर करना होगा, तो हम 8400 पर निकालेंगे 4 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 234A। देखिए, अब क्या है आप ध्यान से समझे। 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना, पहला 15 जून को, दूसरा 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को, 15 मार्च को ना। यहाँ ईयर एंड आएगा, यहाँ डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आएगी, मान लिया इंडिविजुअल है ना। मान लिया उसने जमा किया 31 अगस्त को ना, तो अब कौन सा इंटरेस्ट किस चीज को डील करेगा वो अभी हम यहाँ समझने वाले। तो यहाँ पर है पहले इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम 234A। तो 234A है इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग द रिटर्न। तो क्या है, इंटरेस्ट अंडर 234A इज लेवाइड फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न। इन अदर वर्ड्स, इफ द टैक्स पेयर फाइल द रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट तो हम 234 का इंटरेस्ट लगाएंगे। मिस्टर कपूर एक डॉक्टर हैं और इनकी टैक्स लाइबिलिटी 8,400 रुपए, ड्यू डेट 31 जुलाई है, लेकिन इन्होंने 5 अगस्त को टैक्स जमा किया है 8,400 रुपए और रिटर्न भी तभी फाइल करी है, तो हमें बताना है इंटरेस्ट कितना लगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो दिया है आईटीआर फाइल करी है वो 5 अगस्त को करी है। तो देखो इस दिन के बाद का जो इंटरेस्ट है, आईटीआर की डेट के बाद का इंटरेस्ट, वो सेक्शन 234A के जिम्मे है। ठीक है, 234A क्या कहता है, आईटीआर के बाद में जितना समय है उसका इंटरेस्ट।
तो कितने समय हो गया? 5 दिन। इसका मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, है ना? तो कितने महीने का? 1 महीने का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 234A का 1% पर मंथ, और ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। पीरियड कब से कब तक? तो बिगिनिंग कमेंसिंग ऑन द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, है ना, और एंड होगा डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। अगर कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करी तो सेक्शन 144, मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट आया था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, तो वो सेक्शन 144 मैंने वहां बताया था आपको। तो जब तक अब कोई रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहा है तो उसका तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ही होगा ना भाई। मान लिया आप हैं, आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, मैंने आपको नोटिस भेजा रिटर्न फाइल करो, आप नहीं कर रहे, मैंने नोटिस भेजा नहीं कर रहे रिटर्न फाइल, आप क्या करूंगा मैं? 144 में बेस्ट जजमेंट मेरे हिसाब से इनकम इतनी होनी चाहिए, इतना टैक्स जमा कराओ, वो है। इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लीवाई ऑफ इंटरेस्ट, पार्ट फ्रैक्शन ऑफ द मंथ विल बी टेकन एज एग्जाम्पल नंबर 24। मिस्टर सुनील इंजीनियर है और ड्यू डेट है 31 जुलाई। इन्होंने थोड़ा सा डेट में आप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका कितने महीने हो गए? 31 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी को भी पूरा महीना माना जाएगा, है ना। तो 31 जुलाई 24 से लेके 9 जनवरी 25 तक हमारे जो होते हैं 5 महीना और 9 दिन होते हैं, लेकिन 9 दिन को भी पूरा महीना मानते हुए 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 8400 पर 6% लग जाएगा, 1% पर मंथ है ना, तो 6%, ठीक है। कितना? 500। अमाउंट लाइबल टू इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, इंटरेस्ट जो लगेगा एज डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143 रेगुलर असेसमेंट, और आगे वो हम देख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 25। मिस्टर कुमार एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं और ड्यू डेट है 31 जुलाई। इसने रिटर्न फाइल करी 3 दिसंबर को, तो कितना महीना लेट हो गया ये? 5 महीना ना, 4 महीना 3 दिन है तो 5 महीना ही माना जाएगा। उसके बैठते हैं 28,400 रुपए, ठीक है। 28,400 रुपए बैठते हैं ना, उसमें से 15,000 रुपए एडवांस टैक्स दे चुका है ये, 5,000 टीडीएस कट चुका है, तो 8,400 टैक्स पेबल है जो इसने 5 महीना लेट करा है, तो 5% इन पर लग जाएगा 420, ठीक है। कोई टेंशन इसमें? अब है इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 234B। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B दो सिचुएशन में लगेगा। व्हेन द टैक्स पेयर हैज फेल्ड टू पे एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स देना लेकिन एडवांस टैक्स दिया ही नहीं, और वेयर द एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर इज लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। उसने दिया लेकिन जितना देना चाहिए था उसके 90% से कम दिया, ठीक है। तो हमें पता है सेक्शन 2808 के हिसाब से 10,000 या उसके 10,000 से ऊपर अमाउंट होगा तो ही एडवांस टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी। मिस्टर कुशल एक प्रोविजन शॉप चलाते हैं और इनकी लाइबिलिटी है 38,400। इन्होंने एडवांस टैक्स दिया ही नहीं,
ठीक है, और सारा का सारा टैक्स कब दिया? रिटर्न फाइल करते हुए। तो क्या उन्हें 234B का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो बिल्कुल देना पड़ेगा, है ना। तो 38,400 रुपए पर इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बच ही नहीं सकते। एग्जाम्पल नंबर 27, मिस्टर मंगल एक प्रोविजन शॉप चलाते हैं, टैक्स लाइबिलिटी 48,400 है, इन्होंने एडवांस टैक्स 46,000 दे दिया, तो क्या 90% दे दिया? 48,400 का 90% कितना होता है? उससे ज्यादा दे दिया, तो इन्हें 234 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 234B का नहीं देना, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 95% दे दिया, तो इन्हें 234B का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। मिस्टर राजा है, फर्नीचर का बिजनेस है, 58,400 की इनकी लाइबिलिटी है, एडवांस टैक्स 35,000 है, तो 58,400 में से 35,000 का एडवांस टैक्स है, तो 23,400, 10,000 से ज्यादा है, तो टैक्स लाइबिलिटी तो बनती है ना। और इन्होंने रिटर्न फाइल करते हुए दिए पैसे, लेकिन ये तो पहले देने थे, तो क्या 234B का इंटरेस्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा, ठीक है ना, बिल्कुल देना पड़ेगा 23,400 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 1% पर मंथ, ठीक है, तो यहाँ पर 1% पर मंथ का हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो क्या होगा, हम देखेंगे कितना एसेस टैक्स है, कितना एडवांस, जितना शॉर्ट है, और उस हिसाब से हम इन पर टैक्स इंटरेस्ट लगाएंगे। पीरियड क्या रहेगा इंटरेस्ट का? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B इज लिवाइड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर, मींस 1 अप्रैल, ठीक है, और when a regular assessment is made then till the date of regular assessment, अगर उन्होंने असेसमेंट की डेट पर दिया, इफ द टैक्सपेयर हैज पेड एनी टैक्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, तो इंटरेस्ट कैसे होगा? अप टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल असेसमेंट टैक्स, इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन द अमाउंट ऑफ अनपेड एडवांस टैक्स, जैसे जो नहीं दिया उसी पर लगेगा, और फ्रॉम द डेट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इंटरेस्ट शैल बी डिवाइड ऑन द अनपेड अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग। कैसे होगा? एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 29, मिस्टर सूरज है, बिजनेसमैन है, इनकी टैक्स लाइबिलिटी है 143(1) में 28,400, इन्होंने एडवांस टैक्स नहीं दिया, लेकिन टीडीएस था 10,000, तो 18,400 और देना था, तो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी बनती है। इन्होंने टैक्स दिया 31 जुलाई को आईटीआर की फाइलिंग डेट पर, तो क्या इन्हें 234B पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा, है ना। और कितना देना पड़ेगा? इन्हें 18,400 रुपए पर देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई, 4 इंस्टॉलमेंट होती है ना, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 ईयर एंड होता है, 31 मार्च ड्यू डेट आती है, 31 जुलाई। अब यहां समझो, आप 31 जुलाई से लेट हुए ना, तो कौन सा इंटरेस्ट है? 34 है, और ईयर एंड से लेकर 31 जुलाई तक कौन सा इंटरेस्ट है? अब अगर मान लिया आपने इस दिन दे दिया टैक्स, तो इस दिन तक कैलकुलेट होगा, नहीं दिया तो आपका क्या रहेगा, यहां तक 234B और यहां से 234A में, ठीक है ना। देखो, अभी हम ये समझते हैं, जब हम 234A पढ़ रहे हैं ना, तो पीरियड क्या है? ड्यू डेट के बाद शुरू होगा ये टाइम, ठीक है, ड्यू डेट के बाद। और 234B में हम देखें टाइम क्या है, तो 234B में जो हमारा टाइम है
वो है 1 अप्रैल से, है ना। तो देखो 1 अप्रैल से 234B लगेगा, है ना। और कब तक होगा? जब तक का आपका असेसमेंट नहीं होता, इफ द टैक्स पेड बिफोर एनी टैक्स, तो जब तक आप पेमेंट नहीं कर। तो अगर आप जो है पेमेंट बाद में कर रहे हो तो 234B का भी लगेगा, 234A भी है, वो अलग बात है, लेकिन 234A शुरू यहां से होगा, ड्यू डेट के बाद से शुरू, और ये 31 मार्च के बाद से शुरू, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल से शुरू होगा टिल द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन, मतलब सेल्फ असेसमेंट का जब वो करेगा, है ना। इफ द टैक्स पेयर हैज पेड एनी टैक्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, मान लिया उन्होंने कुछ अमाउंट पहले दे दिया ना, तो जो पहले पेमेंट कर दिया उस पे, मतलब वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट के हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो वो तो देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 बातें हैं। एक तो आपको 31 जुलाई तक नॉर्मल टैक्स जमा कराना था, आपने वो नहीं कराया ना। और उसके बाद में उसका जो हम 234B की बात कर रहे हैं कि वो असेसमेंट की डेट तक बोल रखा है ये बार बार, अप टू द डेट ऑफ सेल्फ असेसमेंट, जब तक असेसमेंट नहीं होता, जब तक अनपेड एडवांस टैक्स का देते रहे। मिस्टर सूरज है, एक बिजनेसमैन है, इनका जो टैक्स लाइबिलिटी है 28,400 है, 10,000 ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 18,400 रुपए इनको और देने, ठीक है। लेकिन इसने जो टैक्स दिया है वो 31 जुलाई को दिया है, तो हमारे को यहाँ पर 234 में अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई 4 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 18,400 पे 4% हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये 736, तो 736 का इंटरेस्ट इन्हें देना, ठीक है। अब 234C क्या कहता है? 234C क्या कहता है? देखो वो ये कहता है 3 महीने का इंटरेस्ट लगाएगा वो, अभी आगे आएगा। वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा 234C, वो ये कहेगा आपसे हमने कहा ना इंस्टॉलमेंट में दो, तो आप इंस्टॉलमेंट में अगर पैसा नहीं देते हो तो हम 3 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, और फिर पूरे बाद के पीरियड का पूरी अमाउंट पे बाद में लगाएंगे। तो 234C कहता है कि इंस्टॉलमेंट पर जो आप गड़बड़ कर रहे हो उस पर हम 234C में इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट में आपको 15% जमा कराना था ना, लेकिन 12% तक आपने जमा कराया तो हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन 12% से भी कम है तो आपको इंटरेस्ट देना। ऐसी अगली इंस्टॉलमेंट में हमने 45% जमा कराना था, लेकिन 36% तक भी जमा करा दिए तो हम कहेंगे कोई बात, लेकिन अगले में नहीं है कोई छूट, 75 और 100 ही है आ गया, ठीक है। और 15 मार्च तक हमारा 100% एडी 44 एडी और एडीए में 100% जमा हो जाना चाहिए, ठीक है। शॉर्टफॉल कैपिटल गेन की वजह से या विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह की वजह से जो हम पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते, उन सब चीजों की वजह से है, तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगे। 234C का रेट है 1% पर मंथ, सिंपल, लेकिन 3 महीने का लगेगा, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट 3 महीने की है, ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट आपने नहीं जमा कराई तो उस हिसाब से लगेगा। तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो तो हमें 15 मार्च को देनी है ना, तो उस इंस्टॉलमेंट में तो केवल 15 दिन का इंटरेस्ट है, तो वो 1 महीने का इंटरेस्ट उस पर ले लेंगे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 30 देखिए। मिस्टर कौशल है, ये गारमेंट शॉप चला रहे हैं, टैक्स लाइबिलिटी 45,500 रुपए है, और उन्होंने कुछ एडवांस टैक्स दिया है, ठीक है। अब इन्होंने
44 AD में ये नहीं गए हैं तो हमें बताना है क्या टैक्स देना पड़ेगा। देखो 45,500 का 12% कितना होता है? इन्होंने तो ज्यादा दे दिया है, तो यहाँ तो बच गई है। उसके बाद में 36% कितना होता है 45,500 का? इन्होंने टोटल मिला के 19 दे दिया, तो यहाँ पर भी बच गई है। फिर 75%, सही निकाल रहे हो क्या तुम? 34,100 नहीं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको 36% तक देना है ना। 45,500 का 36%, 16,000 इनका तो हो गया। ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट टैक्स इज 45% and he should pay he has paid 8 and 11 शॉर्ट पेमेंट है, लेकिन 36% है तो नो इंटरेस्ट। ठीक है, सही है। थर्ड इंस्टॉलमेंट है हमारा 75% होना चाहिए टोटल, है ना। तो 45,500 का 75%, 34,125। ठीक है, और इन्होंने जो जमा किया है वो 8,000, 11,000 तो 12,000 रह गया, कम हो गया। कितना कम हो गया? 3,000, 3,125 रुपये कम रह गया। तो इस पर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, है ना। मंथली इंटरेस्ट निकालना है तो हम 3,100 पे राउंड ऑफ करके निकाल देते हैं ना, तो 3% कितना? 93 रुपीज, 93 रुपीज का इंटरेस्ट निकल जाएगा। और लास्ट इंस्टॉलमेंट में 100% जमा हो जाना चाहिए। कितना जमा किया है इन्होंने? टोटल कितना डिपॉजिट किया है इन्होंने? पूरा तो नील हो जाएगा लास्ट में, तो 193 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा बस इन्हें। ठीक है, क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 8, 10 लाख की इनकम है, इन्होंने कुछ नहीं दिया, कोई एडवांस टैक्स कुछ नहीं दिया, है ना। He has not paid any advance tax till the time period he mentioned under 211 but has paid tax on 30 सितंबर। ITR फाइल कर रहे थे 30 सितंबर को, ड्यू डेट है 31 जुलाई। देखो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, तो इसमें हर एक टाइप का टैक्स वो इंटरेस्ट आ जाएगा ना। तो 234 बी और सी पूछा है हमसे, ठीक है ना। 10 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स कितना पड़ता है? हम्म 1/12 प्लस 4%, 1,17,000। ठीक है, इन्हें 31 मार्च 24 के बाद इन्होंने कब डिपॉजिट कराया है? 30 सितंबर और 31 जुलाई। ये क्या लगेगा? 234 बी, और ये क्या लगेगा? 234 ए। तो कितने महीने हो गए ये? 2 महीना। 1,17,000 पे 2 महीने का इंटरेस्ट लगा, कितना? और 1,17,000 पर ये है 234 ए में, और 234 बी में 6 महीने का इंटरेस्ट लगे। कितने महीने हो गए ये? 6 महीने हो गए ना।
6 महीने का इंटरेस्ट लगा दो, 7,020 रुपए। तो टोटल मिलाकर इन्हें जो देना पड़ेगा अलग अलग ये देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हमसे बोला जाता 234C का भी निकालो ना, तो इनका 1,17,000 है ना, इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया, तो 1,17,000 के ऊपर 15% पहली इंस्टॉलमेंट में देना था इन्हें, कितना होता है ना, इस पे 3 महीने का 17,550 है तो 500 पे निकालते हैं ना, 17,500 पे 3% निकालते हैं। फिर 1,17,000 का 45%, 52,650, तो 52,600 पे निकालते 3 महीने का 3%, क्योंकि पहले तो कुछ दिया ही नहीं इन्होंने, जो भी आता है ना। फिर उसके बाद में 1,17,000 का 75%, 87,700 पे 3% लगा देते। फिर 1,17,000 पे 1 महीने का लगा देते 1%, है ना। तो ये 234C का इंटरेस्ट, वो पूछा नहीं है हमसे, मैंने वैसे ही आपको बता दी। अच्छा सॉरी 234B और C पूछा था। तो मैंने ABC तीनों ही बता दिए, ठीक है ना, अच्छी बात है। यहाँ पर अंडर 234B एंड C, ठीक है। तो कितना कितना अमाउंट आ गया, ये 157826, टोटल 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 लाख की इनकम है और इसने एडवांस टैक्स नहीं, अच्छा ये वही क्वेश्चन है ना पिछला वाला, है ना। तो इसके ऊपर हमसे 234C पूछा है, तो अभी अभी हमने निकाल लिया ना वो, तो इसने जो हमसे तो 234C पूछा है ना, तो 234C में बात का क्या मतलब है, इसमें तो हमारा वही रहेगा ना, कितना अमाउंट आया था अभी अभी हमारा 5904, कैसे कैसे आया था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कितना आया था 520, ठीक है, सन में आता है आपको, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर एक्स ने बताया है कि टोटल इनकम है, टैक्स ऑन टोटल इनकम 1,50,000, जो इन्होंने 30 अक्टूबर को दिया है, ड्यू डेट था 30 सितंबर, और इन्होंने एक्चुअल डेट फाइल करी 31 अक्टूबर, और हमें इंटरेस्ट 234ABC का बताना, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने पहले कुछ भी नहीं दिया, है ना। तो 234A, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद में 1 महीना लेट करा है इन्होंने, है ना, तो 1 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 1,50,000 पर 1%, 1500, ठीक है। 234B, साल खत्म होने के बाद पेमेंट की डेट तक, तो साल खत्म हुआ 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक कितने महीने हो गए, 7, कितना हो गया,
234C। पहली इंस्टॉलमेंट 1,50,000 का 15%, 3%, कितना? कितना? एक महीने का है 1500 टोटल। ठीक है, ये क्लियर है? तो चैप्टर समाप्त हुआ। ये एडवांस टैक्स वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम और भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई कैजुअल इनकम और कैपिटल गेन हो और उसमें 234 ABC का इंटरेस्ट हो तो भी वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और एडवांस टैक्स का टॉपिक तो वैसे भी काफी। जो नेक्स्ट हमारा है चैप्टर, उसमें हम रिटर्न और परमानेंट अकाउंट नंबर इन सब के बारे में बात करेंगे। बिलेटेड रिटर्न 139(1) का टाइम पीरियड है ना, कौन रिटर्न साइन कर सकता है ना, तो वो सारा है हमारा एक क्लास में, वो 1-1.5 घंटे में हो जाएगा।